नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए, ओम को नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में समझना होगा। तो देखिए, करते हैं ओम्स नियम को स्टार्ट। तो देखिए, ओम्स लॉ जो है, इसे समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बारे में भी थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ से देखिए, फर्स्ट में क्या है, धारा। पहले हम धारा के बारे में समझेंगे। तो देखिए, हमने पिछली क्लासों में करंट की जो परिभाषा थी वो क्या थी, आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। एक ओम के नियम से एक फॉर्मूला होता है I बराबर V/R। क्या होता है, I बराबर V/R। तो ध्यान रखें। और यहाँ से देखिए, मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखें, इससे I बराबर Q/T से देखेंगे तो क्या होगा, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और यहाँ से देखिए, समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड, यानी कूलाम प्रति सेकंड, या एक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। तो ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है यहाँ से। अब देखिए, मात्रक के बाद में अपन देखेंगे मापन यंत्र। मापन यंत्र क्या होता है, तो देखिए, मापन यंत्र जो होगा, एमीटर, यानी धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, धारा मापी यंत्र। तो देखिए, कौन सा होगा धारा को मापने वाला, एमीटर। कौन सा होगा, एमीटर, यानी धारा का मापन किससे किया जाता है, एमीटर के द्वारा। अब यहाँ से देखिए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से ध्यान रखिए, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिए, एमीटर को सर्किट में सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। तो देखिए, एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्या एमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं, परिपथ में सीरीज क्रम में। तो ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, एमीटर का प्रतिरोध, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, ध्यान रखिए, एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न प्रतिरोध होता है। तो देखिए, एमीटर का प्रतिरोध, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, आदर्श यानी आइडियल, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, यानी जिसमें बिल्कुल भी कोई किसी प्रकार की हानि न हो। तो देखिए, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो ध्यान रखिए क्या होगा, 0, यानी शून्य। क्या होता है, शून्य। ये भी ध्यान रखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि एमीटर को यदि समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। तो ध्यान रखें, यदि हम सर्किट में एमीटर को पैरेलल में यानी समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो एमीटर क्या होगा, जल जाएगा। तो ध्यान रखें, एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, जल जाएगा। तो ये ध्यान रखें यहाँ से कि धारा जो होगी, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, I बराबर Q/T, यानी आवेश बटा समय को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। तो एक फॉर्मूला और होता है, I बराबर क्या होता है, V/R। ये ओम के नियम से आता है। तो अभी हम इसको देखेंगे। यहाँ से देखिए, मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति सेकंड या
एम्पियर। और धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए एमीटर। एमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, धारा का मापन। यहाँ से देखिए एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ध्यान रखिए कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो बताइए एमीटर का प्रतिरोध, ध्यान रहना चाहिए कौन क्या होता है, एमीटर का प्रतिरोध निम्न होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये सर्किट के सीरीज में जुड़ा हुआ होता है। और यहाँ से देखिए आदर्श एमीटर यानी आइडियल जो एमीटर होते हैं उनका प्रतिरोध ध्यान रखिए क्या होगा, 0। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, एमीटर जल जाएगा। क्या होगा, एमीटर जल जाएगा। तो ये ध्यान रखें। अब यहाँ से देखिए, अब देखेंगे वोल्टेज। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज है, इनके बारे में देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ से देखिए वोल्टेज का हम एक फॉर्मूला देखे थे, V बराबर W/Q, यानी आवेश, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। अब 1 ओम के नियम से वोल्टेज का मान क्या होता है, V बराबर IR। क्या होता है, V बराबर IR, यानी एम्पियर इंटू ओम। अब यहाँ से देखिए इसका जो मात्रक जो होगा वो क्या होगा, मात्रक। अब यहाँ से देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलम। पूछा जाए एग्जाम में कि वोल्टेज का मात्रक क्या होगा, तो जूल प्रति कूलम, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दूसरा देखिए क्या होगा, एम्पियर ओम, यानी प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम। अभी देखेंगे ये किससे है, ओम के नियम से। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे मापन यंत्र। इसका मापन यंत्र, देखिए मापन यंत्र कौन सा होता है, तो ध्यान रखिए यहाँ से देखिए जो कार्य का इसका मात्रक जो होता है, एक मात्रक और होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट, ये भी ध्यान रखिए। अब यहाँ से देखिए मापन यंत्र, वोल्ट से इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम ध्यान रखिए वोल्ट से क्या रखा गया, वोल्टेज, यानी वोल्ट मीटर। तो इसका मापन यंत्र क्या होगा, वोल्ट मीटर। ध्यान रखें, अच्छे क्वेश्चन यहाँ से एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं, तो ध्यान रखें वोल्ट मीटर को सर्किट में पैरेलल यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ से देखिए वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो ध्यान रखिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा, तो ध्यान रखिए पूछा जाए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होगा, तो ध्यान रखिए उच्च होगा। क्या होगा, उच्च होगा। और यहाँ से देखिए आदर्श स्थिति में पूछा जाए कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिए क्या होगा, अनंत, जिसे किसे दर्शाया जाता है इस प्रकार से। अब देखिए, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछता है इम्पोर्टेंट कि यदि सर्किट में वोल्ट मीटर को यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो पाठ्यांक क्या होगा, तो ध्यान रखें यहाँ से यानी विपरीत क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर क्या होगा, कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो ध्यान रखिए वोल्ट मीटर यानी वोल्ट मीटर को विपरीत क्रम में जोड़ने पर वोल्ट मीटर कार्य नहीं करता है, यानी वोल्ट मीटर कार्य
नहीं करता है। तो ये ध्यान रखें, यदि एमीटर को हम पैरेलल यानी समांतर में जोड़ेंगे तो एमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और एक ध्यान रखिए, जब वोल्ट मीटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या होगा, वोल्ट मीटर कार्य नहीं करेगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें ध्यान होनी चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए यहाँ से, अब वोल्टेज के बारे में हमने धारा के बारे में देखा, और यहाँ से वोल्टेज के बारे में भी देख लिया। अब यहाँ से थोड़ी सी बेसिक नॉलेज और ध्यान रखिए धारा को, यानी जो धारा होती है यानी डीसी में, कौन से सर्किट में, डीसी में। यहाँ से देखिए डीसी में इसे कैपिटल आई से दर्शाया जाता है, और एसी में इसे कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल आई से। और ध्यान रखिए एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है इंडिया में, 50 हर्ट्ज। तो ये ध्यान रखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, आप देखेंगे यहाँ से रेजिस्टेंस के बारे में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अब देखिए यहाँ से देखेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध को किससे दर्शाया जाता है, आर से। ध्यान रखिए, इसे क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस, इसीलिए इसे किससे लिखते हैं, दर्शाते हैं आर से। अब देखिए प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध जो होता है ये क्या होता है कि धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाला कारक, यानी ये क्या करता है, करंट का विरोध करता है। तो देखिए धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है। ध्यान रखें, अब प्रतिरोध, वोल्टेज और करंट को पढ़ने के बाद में जब हम ओम का नियम पढ़ेंगे तो वह हमें और भी समझ में आएगा, अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए प्रतिरोध को जानते हैं, तो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। क्या करता है, प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ओम के नियम से प्रतिरोध जो होगा आर बराबर वी अपॉन आई। क्या होता है, आर बराबर वी अपॉन आई। अब यहाँ से देखिए इसका जो मात्रक होगा, जो क्या होगा, एक बेसिक मात्रक होता है ओम। क्या होता है, ओम। और यहाँ से देखिए और अन्य मात्रक क्या होगा, तो वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। अब देखिए यहाँ से दो मात्रक हो गए, और इसका मापन किसके, कौन से यंत्र के द्वारा किया जाता है, तो ध्यान रखिए ओम मीटर द्वारा। ओम मीटर द्वारा मापन किया जाता है। तो ध्यान रखें। और यदि यहाँ से आपको एक परिभाषा पूछ ली जाए कि एक ओम की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए यहाँ से एक ओम की परिभाषा क्या होगी, तो देखिए एक ओम की जो परिभाषा होगी वो क्या होगी, यदि हम क्या करते हैं, यदि हम कोई कांच की एक क्या लेते हैं, नली, यानी खोखली नली लेते हैं। ये क्या है, ये कोई कांच की नली है, कांच की नली, ये क्या है, कांच की कोई नली है। इसमें क्या कर देते हैं, हम पारा भर देते हैं। कौन सा पदार्थ भरते हैं, पारा। तो यहाँ से देखिए इसमें हमने क्या भर दिया, पारा। और जो इस कांच की जो लंबाई होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 106.3 सेंटीमीटर। कितनी, 106.3 सेंटीमीटर क्या हो, लंबी हो। और इसका जो व्यास होता है, यानी इसका जो क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होना चाहिए, 1 वर्ग mm, यानी 1 वर्ग मिलीमीटर क्या होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल होना चाहिए अनुप्रस्थ काट का। अब यहाँ से देखिए ध्यान रखिए, पारा जो होती है ना, पारा ये क्या होती है, द्रव अवस्था में एक क्या होती है, धातु होती है। जब इसमें से क्या हो, जब इसमें से वोल्टेज सोर्स लगाकर, यानी इसमें से धारा गुजारी जाए,
यानी इसमें से धारा गुजारी जाए तो पारे के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा, पारे के स्तंभ के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न किया जाएगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। तो यहाँ से ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है ये परिभाषा भी 1 ओम की। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट देखेंगे अब कि आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। तो ध्यान रखें, प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ध्यान रखें, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। यानी इसी से इसे पूछा जाए कि प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना होना चाहिए, तो ध्यान रखिए उच्च होना चाहिए। और यहाँ से एक क्वेश्चन और ध्यान रखें, यहाँ से पूछा जाता है कि प्रतिरोध का ताप गुणांक होना चाहिए। क्या प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। यानी प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिए क्या होना चाहिए, 0। क्या होना चाहिए, 0 टेम्परेचर, यानी ताप गुणांक क्या होना चाहिए, 0। ये इंपॉर्टेंट बातें फिर से देखिए कि धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रतिरोध। प्रतिरोध देखिए R = V/I ओम के नियम से इसे दर्शाया जाता है। अब देखिए प्रतिरोध का अन्य मात्रक एक होता है ओम, और इसे वोल्ट प्रति एम्पियर भी कहा जा सकता है। तो ध्यान रखें, वैसे देखिए ओम मीटर के द्वारा इसका मापन किया जाता है। और यहाँ से देखिए प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। और यहाँ से देखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है। तो ध्यान रखिए प्रतिरोध का ताप गुणांक क्या होता है, 0। अब देखिए सर्किट में 2 प्रकार के प्रतिरोध उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से। पहला जो प्रतिरोध होगा वो कौन सा होगा, स्थिर मान का, स्थिर प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध, ये बेसिक नॉलेज है, ये आपको यानी ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। देखिए स्थिर प्रतिरोध, एक होता है परिवर्तनीय प्रतिरोध। यहाँ से समझने का प्रयास करिए। देखिए स्थिर जो प्रतिरोध होता है उसे किसे दर्शाया जाता है सर्किट में, इस प्रकार से, या इसे दर्शा सकते हैं इस प्रकार से। तो ध्यान रखें किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इस प्रकार से भी हम इसे दर्शा सकते हैं। और यहाँ से देखिए परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होता है, परिवर्तनीय जिसका मान क्या होता है, हम यानी मैनुअली बदल सकते हैं। और इसे किस प्रकार से दर्शाते हैं, तो ध्यान रखिए इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है। यानी स्थिर मान के जो प्रतिरोध होंगे वो किस प्रकार से होंगे, जैसे 5 ओम का हुआ, जैसे 10 ओम का हुआ, 50 ओम का हुआ, यानी 100 ओम का हुआ। यानी ये क्या रहेंगे, ये फिक्स रेंज में रहेंगे, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होंगे वो किस प्रकार से होंगे, 0 से 5 ओम, जैसे 0 से 100 ओम, जैसे 0 से 150 ओम। इस प्रकार से इनके मानों को हम क्या कर सकते हैं, इनकी रेंज में इसे चेंज किया जा सकता है। तो ध्यान रखें। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात और है, वो भी आपको क्या होनी चाहिए, ध्यान होनी चाहिए। अब यहाँ से देखिए प्रतिरोध जो होता है ना, वो कौन से पदार्थ के बने हुए होते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ से ध्यान रखिए स्थिर मान के जो प्रतिरोध होते हैं, स्थिर मान के प्रतिरोध ध्यान रखिए किसके बने होंगे, तो स्थिर मान के प्रतिरोध किनके बने होते हैं, मैग्नीन। किसके बने हुए होते हैं, मैग्नीन के बने होते हैं। यानी मिश्र धातुओं के क्या होते हैं, ये बने हुए रहते हैं। और यहाँ से देखिए परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होगा वो किससे बना हुआ होगा, तो देखिए परिवर्तनीय प्रतिरोध ध्यान रखिए किसका बना होगा, यूरे का।
किसका बना हुआ रहेगा? तो ध्यान रखिए परिवर्तनीय प्रतिरोध जो होगा वो किसका बना होता है? यूरेका। अब देखिए यूरेका जो होती है वो किसकी मिश्र धातु होती है? तो ध्यान रखिए यूरेका जो होगी निकिल प्लस तांबा, किसकी बनी होगी? निकिल प्लस तांबा। अब यहाँ से देखिए निकिल कितना प्रतिशत रहेगा? तो ध्यान रखिए 40%, और तांबा कितना प्रतिशत रहता है? कॉपर 60%। तो ये ध्यान रखिए यहाँ से मान यानी इनके सिंबल से पूछ लिया जाएगा, या फिर इनके किन पदार्थों से ये बने हुए होते हैं। तो ये ध्यान रखिए स्थिर मान के जो होंगे मैग्नीन के बने होंगे, और परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होंगे वो किन के बने होंगे? यूरेका के। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए यहाँ से एक बार फिर से देखिए स्थिर मान के जो प्रतिरोध होंगे वो इस प्रकार से दर्शाए जाते हैं, इनके मान क्या होते हैं? स्थिर रहते हैं। और देखिए परिवर्तनीय जो प्रतिरोध होंगे इनके प्रतिरोध के मान क्या कर सकते हैं? अपन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए इसका मान जो होगा वो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। अब देखिए अब यहाँ से देखिए स्थिर मान के प्रतिरोध को हम श्रेणी और समांतर में भी जोड़ते हैं और उन्हें हल करते हैं। जब ये प्रतिरोध पढ़ेंगे, जब हम और अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए परिवर्तनीय प्रतिरोध यानी जिन प्रतिरोध का मान चेंज होता है उन्हें दो प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी और समांतर में। तो यहाँ से देखिए यदि कोई सर्किट ऐसे है एक इस प्रकार से जुड़ा हुआ रह सकता है, या फिर एक प्रकार से ऐसे भी ये जुड़ा हुआ रह सकता है। ये क्या है? लोड, यानी इसे लोड बोलेंगे। ये क्या है? परिवर्तनीय प्रतिरोध। तो ध्यान रखें जो ये प्रतिरोध होगा यानी यदि हम इसे पैरेलल में जोड़ेंगे यानी समांतर में जब परिवर्तनीय प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा? तो ध्यान रखें यदि हम परिवर्तनीय प्रतिरोध को यदि लोड के समांतर में जोड़ देते हैं तो ये कौन क्या कहलाएगा? डाइवर्टर। इसे क्या बोलते हैं? डाइवर्टर कहा जाएगा। इससे क्या निर्धारित किया जाता है? तो ध्यान रखिए डाइवर्टर से ध्यान रखिए क्या करते हैं? धारा का नियंत्रण करते हैं। किसका नियंत्रण किया जाता है? धारा का नियंत्रण किया जाता है, यानी धारा को क्या करते हैं? कंट्रोल किया जाता है। इस प्रकार से इस परिवर्तनीय प्रतिरोध को पैरेलल में जोड़कर क्या किया जाता है? धारा के मान को नियंत्रित किया जाता है, यानी लोड में धारा के मान को क्या करते हैं? नियंत्रित किया जाता है। और देखिए जब परिवर्तनीय मान के प्रतिरोध को लोड के सीरीज में जोड़ा जाए यानी लोड के श्रेणी में जोड़े तो ये किस प्रकार से कार्य करेगा? इसे क्या बोला जाएगा? तो ध्यान रखें इसे बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलेंगे? रियोस्टेट। किस नाम से जाना जाएगा? रियोस्टेट के नाम से। अब देखिए यहाँ पे रियोस्टेट जो होता है ये किसके मान को नियंत्रित करता है? तो ध्यान रखिए रियोस्टेट किसके मान को नियंत्रित करता है? कंट्रोल यानी वोल्टेज के मान को नियंत्रित करता है। वोल्टेज के मान को नियंत्रित करता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए यदि फैन में जो लगा हुआ जो नीचे रेगुलेटर होता है उसका कार्य क्या होता है? वह करंट को नियंत्रित करता है या वोल्टेज को? तो ध्यान रखें इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो ध्यान रखें जो फैन में जो रेगुलेटर लगा हुआ होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है? वो एक रियोस्टेट के समान क्या करता है? कार्य करता है, और वह वोल्टेज के मान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखें किसके मान को नियंत्रित करता है? यानी वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है। ध्यान रखें अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अब देखेंगे यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए
अब नेक्स्ट एक और जो इम्पोर्टेंट बातें थी, अपने धारा और वोल्टेज के बारे में देखा, तो उसका एक बेसिक सा एक कंसेप्ट है, वो भी देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो वो क्या पूछा जाता है, यदि वोल्टेज या धारा के मान को, यदि हम जैसे वोल्ट के मान को हम, यानी वोल्टेज के मान को हम, यानी ऐसे देखिए एसी या डीसी के वोल्टेज के मान को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया है, तो कौन सी सप्लाई पर वोल्ट मीटर अधिक पाठ्यांक देगा, यानी अधिक पाठ्यांक देगा। क्या होगा कि एसी व डीसी के वोल्टेज के मान को हम वोल्ट मीटर के द्वारा मापा गया है, तो कौन सी सप्लाई पर वोल्ट मीटर का पाठ्यांक अधिक होगा। तो ध्यान रखें यहाँ से कौन सी का होगा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए एसी और डीसी के मान को, यदि हम एसी के मान को वोल्ट मीटर से माप रहे हैं, तो ध्यान रखें ये कौन सा मान दर्शाता है, आरएमएस मान, रूट मीन स्क्वायर। क्या दर्शाता है, आरएमएस मान। यदि हम डीसी के मान को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जा रहा है, तो ये कौन सा दिखाएगा, ये वोल्ट मीटर का एवरेज वैल्यू। कौन सी वैल्यू दिखाएगा, वोल्ट मीटर की एवरेज वैल्यू। और ये कौन सी दिखाएगा, वोल्ट मीटर की आरएमएस वैल्यू। अब यहाँ से देखिए आरएमएस वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0.707 वोल्ट, इतना मान दर्शाएगा। और यहाँ से देखिए डीसी के लिए जो एवरेज जो वैल्यू होती है जो कितनी होती है, 0.637 वोल्ट। क्या होगा, अब यहाँ से देखिए एसी के लिए जो मान दर्शाएगा वो कौन सा दर्शाता है, आरएमएस वैल्यू। तो वो कितना मान होगा, अब इसमें देखिए किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए आरएमएस यानी एसी के अंदर, तो किसका मान अधिक होगा, एसी का। तो ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट यहाँ से कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब देखिए अब हम करेंगे स्टार्ट ओम का नियम। तो देखिए ओम के नियम को समझेंगे यहाँ से। अब ध्यान रखिए ओम का जो नियम होता है इसकी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज है, वो भी आप पहले जान लीजिए, उसके बाद में हम क्या देखेंगे, ओम का नियम देखेंगे। तो देखिए यहाँ से, तो ध्यान रखिए ओम का जो नियम होता है वो करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मध्य क्या दर्शाता है, संबंध बताता है। तो यहाँ से देखिए लिखिए ओम का नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है, वो अभी हम देखेंगे। पहले इम्पोर्टेंट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है वो देख लीजिए। तो ओम का नियम जो होगा वो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध यानी इनके मध्य क्या दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। और यहाँ से ध्यान रखिए ओम का नियम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है ओम का नियम। तो ध्यान रखिए एसी व डीसी दोनों पर क्या होता है, लागू होता है। एसी व डीसी दोनों पर क्या होता है, लागू होता है। ये पूछा जाए केवल किस पर लागू होता है, तो ध्यान रखिए
ओम का नियम, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओम का नियम केवल लागू होता है। तो ध्यान रखिए कौन सी पर होगा, तो सर्वप्रथम बनाया गया था डीसी के लिए। तो यहाँ से ध्यान रखिए, यदि सिंपल पूछा जाए ओम का नियम लागू होता है तो क्या होगा, एसी व डीसी दोनों सप्लाई पर लागू होता है। और ये पूछा जाए ओम का नियम केवल, यानी केवल वर्ड का यूज किया जाए तो ध्यान रखिए किसके लिए लागू होगा, डीसी के लिए। अब यहाँ से देखिए ओम का नियम, ओम का नियम रेखीय परिपथ, कौन से, रेखीय परिपथ और निष्क्रिय अवयव, निष्क्रिय कंपोनेंट जो होते हैं, निष्क्रिय अवयव, निष्क्रिय अवयवों के लिए इसे हम अलग से रेखीय परिपथ, निष्क्रिय अवयव, ऐसे कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम अलग से ही क्या बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, अच्छा सा और समझेंगे। तो देखिए ओम का नियम रेखीय परिपथ और निष्क्रिय अवयवों के लिए लागू होता है, लागू होता है। और ये पूछा जाए किसके लिए लागू नहीं होता है, तो देखिए यहाँ से ओम का नियम, ध्यान रखिए ओम का नियम अरेखीय परिपथ, अरेखीय परिपथ और सक्रिय अवयव, कौन से, सक्रिय कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे डायोड हुआ, अर्धचालक पदार्थों से निर्मित जो उपकरण बनते हैं वो क्या होते हैं, वह एक प्रकार के सक्रिय यानी एक्टिव डिवाइसों के अंतर्गत आते हैं। सक्रिय अवयवों के क्या होगा, ओम का नियम रेखीय परिपथ और सक्रिय अवयवों के लिए लागू नहीं होता है, लागू नहीं होता है। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ओम का नियम धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के मध्य संबंध दर्शाता है। ओम का नियम एसी व डीसी दोनों पर लागू होता है। यहाँ से देखिए ओम का नियम केवल डीसी पर लागू होता है। ओम का नियम रेखीय परिपथ और निष्क्रिय अवयव यानी प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इनके लिए क्या होता है, ये लागू होता है। और ये क्या रहता है, रेखीय परिपथों के लिए लागू होता है। यहाँ से देखिए ओम का नियम अरेखीय परिपथ और सक्रिय अवयवों के लिए लागू नहीं होता है। तो ध्यान रखिए इस प्रकार से क्या बनाए जाते हैं, रेखीय परिपथ, इस प्रकार से क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं, यानी निश्चित अनुपात में क्या बढ़ते हैं, वैल्यू बढ़ती है। जैसे यहाँ से देखिए वोल्टेज और यहाँ से करंट, इनके क्या होंगे, एक नियत मान, फिक्स मान से क्या रहेंगे, बदलते रहते हैं। मतलब एक इस पर बढ़ाएंगे एक अनुपात तो एक अनुपात ये बढ़ेगा, दो अनुपात इसका बढ़ाएंगे तो दो अनुपात, और तीन अनुपात इसका बढ़ाएंगे तो तीन अनुपात ये बढ़ेगा। तो इसका क्या रहेगा, इस प्रकार से अरेखीय परिपथों का आरेख इस प्रकार से बनता है। तो ध्यान रखिए अरेखीय परिपथ आरेख यानी अरेखीय आरेख होगा। ध्यान रखिए ये कौन सा है, रेखीय आरेख। तो ध्यान रखिए एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ओम के नियम को अब समझेंगे, ओम का नियम क्या होता है। तो ध्यान रखिए सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने ओम का नियम दिया, तो कौन से थे, जॉर्ज साइमन ओम। तो इनके नाम पर ही क्या रख दिया गया, इसका लॉ रख दिया गया। तो इनका सर्वप्रथम किसने दिया, तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या दिया, ओम का नियम यानी ओम्स लॉ दिया। अब यहाँ से देखिए अब ओम का नियम क्या होता है, तो देखिए समझिए पहले यहाँ से, यदि कोई ये क्या है, कोई प्रतिरोध तार है, इस प्रतिरोध तार को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई क्या है, कोई सप्लाई से जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसे कोई सप्लाई से जोड़ेंगे। तो देखिए ओम के नियम में क्या हुआ कि इन्होंने क्या कहा, जब किसी चालक तार, यानी ये क्या है, कोई चालक तार है, इस चालक तार की क्या हो, भौतिक अवस्था, कौन सी, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था में क्या क्या होगा, तो देखिए दाब, ताप,
और इसका आयतन, यानी इनमें क्या हो, स्तर रखा जाए, यानी इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो इन्हें क्या रखा जाए, स्तर रखा जाए, रखा जाए। तब क्या है, जब इनमें से प्रवाहित धारा क्या होगी, प्रवाहित धारा उत्पन्न, यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होगी, समानुपाती होगी। क्या होगी, आई समानुपाती वी। क्या होगी, आई समानुपाती वी। यानी जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब आदि को स्थिर रखा जाए, तब चालक में से प्रवाहित धारा चालक के सिरों पर, यानी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो ध्यान रखें, यानी ओम ने ये कहा कि जब इनकी भौतिक अवस्था को हम जब स्थिर रखेंगे तो इस पॉइंट पर भी क्या होगा, जैसे इस पॉइंट पर भी धारा और वोल्टेज का अनुपात क्या रहेगा, यानी धारा और वोल्टेज का अनुपात क्या रहेगा, समान। और इस पॉइंट पर भी देखेंगे तो तब क्या होगा, वोल्टेज और धारा का मान क्या रहना चाहिए, समान रहना चाहिए। इस पे भी क्या रहना चाहिए, वोल्टेज और धारा का मान समान रहना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, एग्जाम में यहाँ से I समानुपाती V तथा एक होता है यहाँ से कौन सा होगा, V समानुपाती I। हम दोनों फॉर्मूले को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, और दोनों ही फॉर्मूले से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखें, सबसे इन दोनों में से सर्वमान्य कौन सा होगा, तो ध्यान रखिए, हमें एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है। तो I समानुपाती V, यानी ये कौन सा होता है, सर्वमान्य नियम कौन सा है, I समानुपाती V। अब यहाँ से देखिए, अब देखिए V समानुपाती I, जब इसे हम और ओपन करते हैं, यानी समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो क्या लगता है, एक R क्या है, ये एक स्थिरांक है। स्थिरांक क्या है, स्थिरांक है, जो ये इस चालक तार का प्रतिरोध गुण है। तो यहाँ से देखिए, अब जब हम इसमें से R निकालेंगे तो क्या होगा, V/I। तो देखिए, जब हम प्रतिरोध के मान, यदि प्रतिरोध की भौतिक अवस्था ताप, दाब आदि को स्थिर रखेंगे, तब इनमें वोल्टेज और करंट का जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यदि हम यहाँ से वोल्टेज का मान बढ़ा देते हैं तो धारा का मान स्वतः ही इस नियम से क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि इसकी ताप, दाब और आयतन इसका क्या है, नियत है। तो ध्यान रखें, तो R बराबर क्या होगा, V/I। अब यहाँ से एक त्रिभुज नियम से, यहाँ से ध्यान रखें, त्रिभुज नियम से यहाँ से एक फॉर्मूले के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ध्यान रखें क्या होगा, तो V/IR, ये भी इम्पोर्टेंट है। यदि हम यहाँ से V का मान निकालेंगे तो V को छुपाइए, क्या होगा, I/R। और यहाँ से देखिए I को निकालेंगे तो क्या होगा, V/R। यदि हम यहाँ से R को निकालेंगे तो R के मान को छुपाइए तो V/I। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखें यहाँ पे इस वाले, अब हम निकालेंगे यहाँ से, इधर इसको लिख दीजिए, क्या देखिए, V समानुपाती I, और इधर बना दीजिए I समानुपाती P। ये कौन सा है, सर्वमान्य नियम कौन सा है, I समानुपाती V। अब इसके एक ट्रिक भी देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। यदि सेंट्रल लेवल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है या अपने राज्य स्तर पर यदि क्वेश्चन पूछा गया है तो कौन सा राइट होगा और कौन सा रॉन्ग माना गया है। तो देखिए यहाँ से सर्वमान्य नियम कौन सा है, I समानुपाती V। अब देखिए यहाँ से I, इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तब कौन सा एक स्थिरांक होता है G, जिसे बोलते हैं चालकत्व। इसमें क्या लिया गया, चालकत्व, यानी प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है उसके विपरीत जो होता है गुण, वो कौन सा होता है, चालकत्व। तो इसमें क्या लिया गया, चालकत्व। अब चालकत्व जो होता है वो क्या होता है, तो यहाँ से देखिए G बराबर क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है, चालकत्व। तो यहाँ से देखिए I बराबर 1/R और V। तो देखिए I बराबर क्या हो गया, V/R। यानी यहाँ से देखिए R निकालेंगे तब क्या होगा, R बराबर क्या होगा, V/I। तो देखिए वही फॉर्मूला इसी से सिद्ध हो रहा है। तो ध्यान रखें, दोनों ही फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है। यदि हम सेंट्रल रेलवे यानी इंडियन रेलवे का हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और यदि
इस प्रकार से दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ध्यान रखिए कौन सा राइट आंसर माना जाता है, I समानुपाती V, क्योंकि ये सर्वमान्य नियम है। अब यहाँ से देखिए इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी, I से क्या होता है इंडियन, तो इंडियन रेलवे में यदि इंडिया वाले एग्ज़ाम में सेंटर के एग्ज़ाम में यदि क्वेश्चन आए तो कौन सा राइट मानेंगे, I समानुपाती V। और जैसे यहाँ से स्टेट लेवल, यदि यहाँ से स्टेट लेवल में जैसे विद्युत विभाग यानी बिजली विभाग की वैकेंसी में यदि दोनों आ जाए ऑप्शन में तो कौन सा सही मानेंगे, V समानुपाती I। तो ध्यान रखिए कौन सा होगा, V समानुपाती I। तो V से याद रखिए विद्युत विभाग, यदि विद्युत विभाग में ये क्वेश्चन पूछा जाए और दोनों ऑप्शन हो तब कौन सा राइट आंसर देंगे, तो वो देंगे V समानुपाती I। तो ध्यान रखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब इनके जो क्वेश्चन बनते हैं बेसिक वो क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये वीडियो और ये नियम अच्छी तरह से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।